आप सभी को नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है सेशन 3 के डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में। आज हम बात करेंगे मैकाले के विवरण पत्र की। मैकाले का विवरण पत्र 1835। यह विवरण पत्र मैकाले मिनट्स 1835 है क्या, किस चीज का यह विवरण है, यह जानने के पहले अपने पूर्व कक्षा का थोड़ा स्मरण करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था 1813 चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में 1,00,000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में साहित्य के संवर्धन, विकास एवं भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और ब्रिटिश शासित भारतीय क्षेत्रों के में ज्ञान के संदर्भ में, इस प्रकार से यह 1,00,000 रुपए की राशि के व्यय करने की 3 मद आई। तीनों मदों में विवाद हुआ कि यह मद भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वान और एक राशि व्यय की व्याख्या। तो प्रथम था धनराशि व्यय की व्याख्या। धनराशि व्यय की व्याख्या के लिए क्या हो, किस मद में हो, इस चीज को लेकर के 1813 चार्टर एक्ट में एक मत नहीं हो पाया। दूसरी बात थी साहित्य का अर्थ का क्या आशय है, अर्थात साहित्य का आशय या साहित्य का अर्थ का आशय। तीसरा था भारतीय विद्वान। साहित्य शब्द का अर्थ या साहित्य शब्द का आशय, साहित्य शब्द का आशय लिख देते हैं, साहित्य शब्द का आशय। इन तीनों बिंदुओं को लेकर के प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें 2 प्रकार के वर्गों का निर्माण हुआ, एक प्राच्य वर्ग और एक पाश्चात्य वर्ग। यह विवाद इतना बड़ा कि यह ब्रिटिश पार्लियामेंट तक चर्चा में रहा। उसको देखते हुए इस समस्या को कि यह बृहद न होने पाए, 10 वर्षों के उपरांत 13 के बाद 23 में एक जन शिक्षा समिति का गठन किया गया। इसमें 10 सदस्यों की टीम थी, जो लोगों को यह सुझाव दिया गया कि यह विवाद को सुलझाया जाए, लेकिन वह लोग असफल रहे। उस असफलता का मूल कारण क्या था? प्राच्य वर्ग भी अपने 2 गुटों में बट चुका था, पाश्चात्य वर्ग भी अपने 2 गुटों में बच चुका था। उसमें भी ब्रिटिश अनुयायी के साथ भारतीय विद्वान भी थे और पाश्चात्य वर्ग के समर्थन में भी भारतीय विद्वान का एक समूह खड़ा हो चुका। यह विवाद अनवरत चलता रहा। चलते चलते यह विवाद शांत नहीं हुआ। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिनको यह रिपोर्ट सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद 10 जून 1934 ब्रिटिश काउंसिल के गवर्नर के रूप में लॉर्ड मैकाले भारत आते हैं और वह अंग्रेजी साहित्य भाषा के प्रखंड विद्वान थे ही, साथ वह एक कुशल वक्ता और लेखक भी थे। लॉर्ड मैकाले ने अपने बुद्धि और कुशलता के कारण
इस विवरण पत्र को लिया ही और साथ ही साथ उनको जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। इसके बाद लॉर्ड मैकाले ने उस विवरण पत्र को व्याख्या करने के पूर्व दो बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया। पहला बिंदु था 1813 चार्टर एक्ट की धारा 83 के बृहद अध्ययन, गंभीरतापूर्वक अध्ययन। उसके उपरांत लॉर्ड मैकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा दी गई दलीलों, प्रावधानों आदि का भी गहन अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने 1813 चार्टर एक्ट के अंतर्गत निहित इन तीन बिंदुओं की व्याख्या की। पहला बिंदु था धनराशि व्यय की व्याख्या। धनराशि व्यय की व्याख्या में लॉर्ड मैकाले ने कहा, राशि व्यय कंपनी जहां चाहे वहां खर्च करे। दूसरा था साहित्य शब्द का आशय केवल संस्कृत और अरबी साहित्य से न लगाया जाए, साहित्य का आशय अंग्रेजी साहित्य से भी है। तीसरी बात थी भारतीय विद्वान के अंतर्गत केवल संस्कृत और अरबी के ज्ञान को न रख करके उन्होंने पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत लाक का दर्शन, मिल्टन की कविताओं के विद्वान को भी रखा। इस प्रकार से लॉर्ड मैकाले ने बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही कुशलता से अपने व्याख्या में, अपने विवरण पत्र में तीनों बिंदुओं को व्याख्या किया और बिंदुवार स्पष्ट किया। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड मैकाले का शिक्षा संबंधी सुझाव। लॉर्ड मैकाले का शिक्षा संबंधी सुझाव। लॉर्ड मैकाले का शिक्षा संबंधी नंबर 1, यह है चौथा पॉइंट, शिक्षा संस्थाएं। और एक बिंदु और है, वो है 5वां, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक शिक्षा। ये महत्वपूर्ण सुझाव में लॉर्ड मैकाले का शिक्षा संबंधी सुझाव। पहला था प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। इन्होंने अपने उस विवाद की व्याख्या यानी विवरण पत्र देने के बाद शिक्षा संबंधी सुझाव थे। सुझाव में पहला सुझाव था प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। निरर्थक कहने का उद्देश्य था कि प्राच्य साहित्य में तमाम राजाओं की कथाएं हैं, 30-30 फीट राजाओं का वर्णन, अंधविश्वास आदि की वजह से उन्होंने इसको निरर्थक कहा। ये दूसरा पॉइंट था पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण कहते हुए इन्होंने कहा यह विश्व की बहुत समृद्ध शिक्षा है, यह इसके तुलना में प्राच्य साहित्य बहुत कमजोर है। तीसरी बात है अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक, अर्थात उन्होंने शिक्षा को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने पर जोर दिया, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से विषय, ज्ञान, विज्ञान आदि के नजदीक होने का अधिक अवसर मिलता है। चौथी बात आई उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाएं, अर्थात इन्होंने उच्च वर्गों के लिए ही शिक्षा संस्थाएं खोलने पर विचार विमर्श किया। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि
कंपनी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह जन सामान्य के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। और अंतिम बिंदु था शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक शिक्षा पर रोक, अर्थात उन्होंने धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाने के लिए अपना सुझाव दिया, जिससे कि स्कूलों में विशेषतर सहायता प्राप्त या अनुदान प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पर रोक हो। अब हम बात करते हैं मैकाले के शिक्षा संबंधी कार्यों का मूल्यांकन पर। वो आएगा मूल्यांकन करने के लिए जब हम बात करते हैं तो इनके दोष की चर्चा करेंगे। दोष में सबसे पहली बात आती है इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम यहां लिख रहे हैं दोषों में। अब एक एक करके आप इसको देखिए। कुछ दोष है। पहला, भारतीयों में फूट का आरोपण। इस प्रकार के व्याख्या में उन्होंने भारतीयों में फूट डालने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। दूसरा था भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना किया, उसको कहीं से भी स्वीकार नहीं किया सकता। तीसरा, भारतीय धर्म की अवहेलना किया। चौथा पॉइंट है पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपना, अंग्रेजी ज्ञान के माध्यम से, अपने वर्चस्व के माध्यम से, और उच्च शिक्षा में पक्षपात किया, जो जन सामान्य शिक्षा न होकर के उच्च वर्गों की शिक्षा बनाया। अंतिम पॉइंट है धारा 83 की व्याख्या पक्षपात पूर्ण किया। उन्होंने अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए इस धारा की व्याख्या करने में उन्होंने कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ा कि इस पे पक्षपात पूर्व का आरोप न लगाया जाए। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इन दोषों के साथ कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जो मूल्यांकन में गुणों की संज्ञा में आएंगे। गुण के रूप में सबसे पहली बात आती है कि तीसरा बिंदु है भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास। भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास। एक बिंदु और इसमें अंतर्गत आता है कि भारत में राजनैतिक अपने राजनैतिक जागरूकता उत्पन्न करना। जहां एक तरफ हम मैकाले के शिक्षा संबंधी सुझाव को, दोषों को देखते हैं, वहीं मैकाले के शिक्षा संबंधी सुझाव में कुछ गुण भी हैं जो भारतीय जनमानस के लिए लाभकारी थे। पहला था भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खोलना। कहीं कहीं उस शिक्षा नीति में भारत के पास विस्तृत ज्ञान के द्वार खोलना मतलब एक विस्तृत ज्ञान के द्वार खोलने का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बना। दूसरा था धार्मिक शिक्षा पर रोक, इसका भी मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार पर रोक लगा। भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना जो आज वर्तमान में है उसका शिलान्यास वृक्षारोपण सन 1813 में चार्टर एक्ट के माध्यम से हो चुका था। चौथा है भारत में राजनीतिक जागरूकता का उत्पन्न होना, अर्थात इस रूप से दो प्रकार के गुटों का विचार होना, क्रियाशील होना, वह कहीं न कहीं राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करने का माध्यम बना। इसी के साथ हम अपना आज मैकाले का विवरण पत्र
टॉपिक खत्म करते हैं। आगे हम पुनः आपसे मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार।